Hello everyone, we have started our next series for MSc Biotechnology examination. Let us start with question number 21. Here question number 21 is, which of the following statement regarding enzyme catalysis is wrong? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एंजाइम कैटालिसिस के लिए गलत है? एंजाइम कैटालिसिस क्या करते हैं? एक्टिवेशन, ऑप्शन नंबर ए, ये डिक्रीज कर देते हैं एक्टिवेशन बैरियर फॉर द रिएक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। दे इंक्रीज द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, बिल्कुल, क्योंकि रिएक्शन बढ़ा रहे हैं ना, इनका काम क्या होता है? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। दे इंक्रीज द रिवर्स रिएक्शन रेट, ये रिवर्स रिएक्शन रेट को बढ़ा देगी, हाँ, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। दे डिक्रीज द फ्री एनर्जी चेंज बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। तो ये बात गलत है और अपने से इसने रॉन्ग ही पूछा था, तो 21 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो 21 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्री एनर्जी, एंजाइम कैटालिसिस कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं करता है। तो हम एंजाइम कैटालिसिस की बात करेंगे कि एंजाइम कैटालिसिस कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, बट ऑप्शन में गिवन है कि ये डिक्रीज कर देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग रहेगा। तो 21 का आंसर रहेगा डी, क्योंकि इन्होंने हमसे रॉन्ग पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इन ए डिफरेंट प्लेनेट हैज़ इवॉल्व टू यूज ए रिएक्शन। जो डिफरेंट प्लेनेट में लाइफ है वो इवॉल्व होती जा रही है, बदलती जा रही है, और उसकी जो रिएक्शन है वो है, डिफरेंट प्लेनेट में जो लाइफ है उसकी रिएक्शन है ए प्लस बी गिव राइज टू सी। वहाँ पे जो दो कंपोनेंट है वो रिएक्ट करके सी कंपोनेंट दे रहे हैं। दिस रिएक्शन releases a load of energy that sustains life. A and B are both naturally abundant and are found in air. A और B दोनों ही naturally abundant है and air में पाए जाते हैं. What is the nature of this reaction? A plus B give rise to C nature for life to be sustainable. तो ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए बोला है वो बोला इन्होंने, द रिएक्शन शुड बी थर्मोडाइनमिकली फेवर बट काइनेटिकली हिंड्रेड। इन्होंने क्वेश्चन हमारा ये था कि डिफरेंट प्लेनेट पे इवॉल्व हो रही है लाइफ, जहाँ पे ए और बी सी दे रही है, और इसके अंदर क्या हो रहा है? रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब थर्मोडाइनमिकली तो ये स्टेबल है, लेकिन ए और बी बहुत ही ज़्यादा पाए जा रहे हैं, मतलब कि प्रॉपर सी से दोबारा से ए भी बन रहा है, तो नेचर क्या रहेगा इसका कि वो सस्टेनेबल रहे। तो गाइस ये लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए थर्मोडाइनमिक स्टेबल है, बात बिल्कुल सही है, और काइनेटिकली हिंडर्ड हो रही है क्योंकि एयर भी दोबारा पाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। काइनेटिकली नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ ही लेते हैं, तो ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द रिएक्शन शुड बी काइनेटिकली फेवर बट थर्मोडाइनमिकली हिंडर्ड। भाई थर्मोडाइनमिकली हिंडर्ड होती तो एनर्जी थोड़ा रिलीज होती, तो और काइनेटिकली फेवरेबल दोनों नहीं हो सकते, तो तभी तो ए और बी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो आई थिंक सो ये हो ही गया अपना, और हिंडर दोनों में तो ही नहीं, वरना बनता क्यों सी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सेकंड, secondary structure content of proteins cannot be determined by। जो secondary structure content है प्रोटीन का, उनको हम कैसे डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेंट को हम कैसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो गाइस सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेंट को हम CD स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन कर सकते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी डिटरमाइन कर सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेंट ऑफ प्रोटीन। तो गाइस सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो तो 3 डायमेंशनल फॉर्म होती है, जिसके अंदर बॉन्डिंग हो जाती है अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप में, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। तो हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं CD स्पेक्ट्रोस्कोपी से, NMR से एंड एक्सरे से। फ्रॉस्टियर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बेस स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटरमाइन से हम नहीं कर सकते हैं, तो इसे बोला था कैन नॉट, तो इसका आंसर रहेगा बिल्कुल डी, फ्रॉस्टियर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बेस फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयनिक इंट्रैक्शन इनसाइड प्रोटीन कोर्स आर नॉट वेरी कॉमन। जो आयनिक इंट्रैक्शन है, आयनिक मतलब प्लस और माइनस में जो भी इंट्रैक्शन है इनसाइड प्रोटीन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन गाइस क्या है, आयनिक इंट्रैक्शंस इनसाइड प्रोटीन
cores are not very common. The probable reason is, अब आयनिक इंट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होती है प्रोटीन कोर के अंदर, तो इसका रीज़न क्या रहेगा? तो दे आर वीकर इन साइड द कोर। क्या वो वीकर आयनिक इंट्रैक्शन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे आर बिटवीन चार्ज रेजिड्यूज विच आर रियली फाउंड विद इन द प्रोटीन कोर्स। तो आयनिक इंट्रैक्शन जो पाई जाती है चार्ज के अंदर पाई जाती है, प्रोटीन कोर के अंदर चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर नहीं पाई जाती है। ये आंसर बिल्कुल सही है। तो 24th का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो दे आर वीक बिटवीन चार्ज रेजिड्यू, आयनिक मतलब वेयर हैव आयन, देयर आर चार्ज मॉलिक्यूल, और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कोर है उसमें से चार्ज बहुत ही कम पाया जाता है, रेयरली पाया जाता है, इसलिए आयनिक इंट्रैक्शंस इनसाइड प्रोटीन कोर्स आर नॉट वेरी कॉमन। देयर आर बिटवीन हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, नहीं, आयनिक तो हाइड्रोफोबिक में क्यों होगी? वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर आयनिक इंडक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर प्रोटीन के पास खुद ही प्रोटीन एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, उसको वाटर का आई थिंक सो क्या नीड है? क्वेश्चन नंबर 25, at 25th question, D-fructose can be enzymatically converted into D-cyclose. The free energy change delta G of the reaction as well as the net change in entropy, that is delta S, exactly equal to 0। जो डी फ्रुक्टोज है वो इंजाइमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है डी साइकोस। डी फ्रुक्टोज कैन बी इंजाइमेटिकली कन्वर्टेड इनटू डी साइकोस। जो फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है रिएक्शन का एज वेल एज द नेट चेंज इन एंट्रोपी इज एक्चुअली इक्वल टू 0। डी फ्रुक्टोज इंजाइमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है डी साइकोस में, और जो फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन और जो डेल्टा एस है, ओके, मतलब कि जो डेल्टा जी है एंड जो डेल्टा एस है वो दोनों की दोनों 0 के इक्वल है। Hence the maximum expected conversion in a batch process is 50%। जब डी फ्रुक्टोज से डी साइकोज बन रहा है तो मैक्सिमम जो कन्वर्जन हो रहा है गाइस, वो मैक्सिमम कन्वर्जन ओनली एंड ओनली 50% ही हो रहा है। In order to design an industrial process that will efficiently convert fructose to sucrose, तो हमें एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस चाहिए जो एफिशिएंटली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कन्वर्ट कर दे फ्रुक्टोज से साइकोस। तो हमें विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटजीज विल बी बेस्ट, तो हमें कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ेगी ताकि बेस्ट रहे? तो प्रोटीन इंजीनियरिंग ऑफ द एंजाइम सो एज टू मेक द फ्री एनर्जी चेंज हाईली नेगेटिव। हमें क्या करना है? फ्री एनर्जी चेंज हाईली नेगेटिव करना है। तो ये बिल्कुल सही है, किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव ही चाहिए होता है। तो इस बात से मैं कंप्लीट एग्री हूँ, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एडिंग एंजाइम इनटू टी स्टेप, सबसे पहले तो स्टार्ट रिएक्शन में एंड 50% कन्वर्जन के बाद, भाई ये क्या बात है एंजाइम डाल दोगे? नहीं, तो ऐसा नहीं है। एंजाइम वहाँ पे देखिए, एंजाइम डिपेंड करता है एंजाइम पर प्रमोटर है जो पॉइजन है, अगर पॉइजन है तो वो डिक्रीज भी कर सकता है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, 25th का ऑप्शन ए। फिर भी वी हैव टू बी रीड ऑल ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी बोलता है डिजाइनिंग ए प्रोसेस डेट विल एफिशिएंटली रिमूव डी साइकोस फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। ऐसी प्रोसेस करो जिससे डी साइकोस रिमूव हो जाए, तो क्या हो जाएगा? हमें तो ज़्यादा बनाना है डी साइकोस, तो ये भी सही नहीं है। ड्यूइंग द रिएक्शन एट ए लोअर टेम्परेचर विच विल मेक द फ्री एनर्जी हाईली नेगेटिव। अच्छा, लोअर टेम्परेचर कर दो, फ्री एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। भाई फ्री एनर्जी डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, ठीक है। तो आप टेम्परेचर बहुत कम कर दो, इतना कितना कम कर दोगे कि फ्री एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो डेल्टा एच हमारा बहुत ज़्यादा है तो इसको कितना भी कम कर दो, इवन 0 ही क्यों ना कर दो। तो बेसिकली आई हैव टू बी, ऐसा नहीं खाली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो रही है। अब मेरा डेल्टा जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो डेल्टा एस पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी करता है बट डेल्टा एस पे भी करता है। तो इस डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर्स, तो खाली टेम्परेचर से नहीं कर सकती हूँ मैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 26। We have isolated, actually you have isolated two enzymes E1 and E2 from two different organisms that catalyze the same reaction. So you have isolated two enzymes E1 and E2 from two different organisms
डेट कैटालाइज द सेम रिएक्शन। तो हमने दो एंजाइम को अलग किया है, E1 को और E2 को, और दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है। एक ऑर्गेनिज्म ये हो गया, एक ऑर्गेनिज्म ये हो गया, हमने इनको क्या कर दिया, अलग अलग निकाल दिया। E1 has higher Km and Vmax than E2. In which of the following industrial application would enzyme E2 will be more preferable over E1? तो ये बोल रहा है, एक्चुअली ये माइकल मेंसन इक्वेशन का यूज़ करेगी इसके अंदर हम। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ। क्वेश्चन में माइकल मेंटन इक्वेशन का यूज़ हो रहा था, तो माइकल मेंटन इक्वेशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर MSc एंड CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। तो इन बायोकेमिस्ट्री Michael Menten kinetics is one of the best known model of enzyme kinetics. तो माइकल मेंटन काइनेटिक्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है अगर हमें एंजाइम्स की स्पीड को स्टडी करना है, किसकी क्या है, और इसका नाम जो रखा था उसको छोड़िए। तो मॉडल टेक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक करेक्शन बाय रिलेटिंग। एंजाइमेटिक रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है, किसका, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है बाय रिलेटिंग रिएक्शन रेट V, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, टू सबस्ट्रेट, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो इसमें S रहेगी, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा, कितना प्रोडक्ट बना है, और ये किसके इक्वल रहेगा, Vmax अपॉन X Km प्लस S। और इस इक्वेशन को बोलते हैं माइकल मेंटन इक्वेशन। यहाँ पे Vmax जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम रेट अचीव्ड बाय द सिस्टम, कितना मैक्सिमम रेट अचीव करा है सिस्टम ने। तो यहाँ पे जो Vmax है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम रेट अचीव बाय द सिस्टम। तो Vmax आप समझ चुके हैं, जो Vmax है गाइस वो है मैक्सिमम रेट अचीव्ड बाय द सिस्टम हैपनिंग एट सैचुरेटिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जो कब पहुँचेगा, एक जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पूरी मैक्सिमम हो चुकी होएगी, सैचुरेट हो चुकी होएगी। अब जो वैल्यू है माइकल कांस्टेंट की, जिसको हम बोलते हैं Km, वो न्यूमेरिकली इक्वल है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच डायरेक्शन। अब जो Km जो होता है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहाँ पे रेट जो होता है वो हाफ होता है Vmax के, ठीक है। तो एक टाइप से आप इसमें देख पा रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ए सिंगल सबस्ट्रेट आर ऑफ्टन। जिस बायोकेमिकल रिएक्शन में सिर्फ सिंगल सबस्ट्रेट होता है वो फॉलो करती है माइकल मेंटन काइनेटिक्स को विद रिगार्ड टू द मॉडल ऑफ अंडरलाइंग असम्पशन। और इसमें आप देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ता जा रहा है। एंड जो Km में वो है जहाँ पे, जिस पॉइंट पे हमारा रिएक्शन हाफ है, दैट इज हाफ, Vmax में मैक्सिमम रेट है, एंड जिस पे हमारा हाफ है उसको हम बोलते हैं Km की कंसंट्रेशन। वो Km होता है, मतलब कि Km जो है वो Vm का हाफ है, हम इसको बोल सकते हैं एक टाइप से। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। गाइस हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हायर Km एंड हाई Vmax भी जो है हायर ही है E2 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बैठेगा, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। व्हेन द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एट हाई कंसंट्रेशन। जब सबस्ट्रेट जो होगा एंजाइमेटिक रिएक्शन का, उसको हम हाई कंसंट्रेशन पे ऑब्टेन नहीं कर। जब सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन कैन, when the substrate of the enzymatic reaction cannot be obtained at high concentration, हाई कंसंट्रेशन में इसको obtain नहीं कर सकते सबस्ट्रेट का, ऑफ कोर्स रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल अभी हमने पढ़ा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं गाइस। ऑप्शन भी बोलता है व्हेन द सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन नीड्स टू बी फास्टेस्ट पॉसिबल। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्हेन द प्रोडक्ट में इनहिबिट द एंजाइम, प्रोडक्ट क्यों इनहिबिट करेगा एंजाइम को, व्हेन द सबस्ट्रेट इज इजीली ऑब्टेन्ड एट वेरी हाई कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट ईजिली नहीं होगा ऑब्टेन हाई कंसंट्रेशन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन कैन नॉट नहीं ऑब्टेन हो सकता सबस्ट्रेट हाई कंसंट्रेशन पे, जिसको आपको समझ में आ ही चुके। इवन हायर है Km है, हायर Vmax है, मतलब कि उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है बट हाई। क्वेश्चन नंबर 27 है, द जेनेटिक कोड ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यूज 4 बेस कोडोन। अब जेनेटिक कोड है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर टोटल 4 बेस कोडोन है। कितने कोडोन है टोटल, 4 बेस कोडोन है गाइस। द जेनेटिक कोड ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म uses
4 base codons, out of which the third base is completely अनइम्पोर्टेंट। उसमें से 4 बेस है, थर्ड बेस तो किसी काम का ही नहीं है और न कोई इंफॉर्मेशन है। इफ ईच कोडोन इज एसोसिएटेड विद जस्ट वन अमीनो एसिड, और हर एक कोड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, और यहाँ पे एक ही, एंड देयर इज ए सिंगल स्टॉप कोडोन, हाउ मैनी अमीनो एसिड कैन बी यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो कितने बन सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 20, क्योंकि ह्यूमन जैसा ही बिलोंग कर रहा है। 28th क्वेश्चन है, लिस्ट द फ्लोविंग एस्टर्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोलिसिस। अब डिक्रीज होती जाएगी, तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसका आंसर रहेगा सी। सबसे ज़्यादा बी रहेगा हमारा, इसका आंसर रहेगा सी। सबसे ज़्यादा बी जल्दी से रहेगा, क्योंकि बी क्या करेगा, अपने पर चार्ज ले लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बॉन्ड फटाफट टूट जाएगा। तो हमें देखिए वो एस्टर जल्दी हाइड्रोलिसिस करेगा जिसका जो सी कार्बन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, जितना जल्दी ब्रेक होगा उतना ही एस्टर की रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोलिसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन ये था, list the flowing esters in order of decreasing reactivity toward hydrolysis। तो गाइस इसमें तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये तो दे रहा है बल्कि चार्ज, तो ये तो सबसे कम रिएक्टिव रहेगा। सबसे पहले बी, फिर ए एंड देन सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज कम्प्लीटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following pairs of compound is not a pair of constitutional isomers। इनमें से कौन सा पेयर जो है constitutional isomer नहीं। तो गाइस constitutional isomerism वो आइसोमर होता है जिसमें फॉर्मूला सेम होता है बट बॉन्डिंग पैटर्न एंड बॉन्ड वो अलग अलग रहते हैं, तो उसको बस constitutional isomer बोलते हैं। तो इसने बोला है नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा नहीं है, अब देखिए इसमें कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। डी के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए आप। यहाँ पे जो कार्बन है गाइस, अब चलिए आराम से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 6 कार्बन है। यहाँ पे कितने हैं, 2 3 4, यहाँ पे भी 5 6 है। साथ में क्या रहेगा, बॉन्डिंग पैटर्न पे भी डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया, इनकी तो अब ये तो आइसोफॉर्म रह गई, एंड ये कौन सी फॉर्म होगी गाइस, ये अलग फॉर्म होगी, तो इसलिए ये कंस्टिट्यूशनल आइसोमर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा आज के लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो हमारा आज की वीडियो का, कोई बात नहीं इसको अच्छे से करेगी। अब आपको बोला है इस ऑप्शन के हिसाब से आपको करेक्ट ऑप्शन डिसाइड करना है, 30 के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन डिसाइड करना है। तो चलिए एक बार ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है 30 का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ई की पावर एक्स फर्स्ट जो दे रहा है वो ई की पावर एक्स दे रहा है गाइस, वो जो है ई की पावर एक्स है ये, ठीक है। और जो सेकंड है वो ई की पावर माइनस एक्स से कम होता जा रहा है, बिल्कुल। थर्ड वाला जो है वो लॉग एक्स है, बिल्कुल। एंड जो फोर्थ है वो लॉग की 1/x है, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।